कोई पूछे अगर तुमसे बताओ जिंदगी क्या है, कोई पूछे अगर तुमसे बताओ जिंदगी क्या है, हथेली पर जरा सी खाक रखना और उड़ा देना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, साइंटिफिक टेम्पर और रैशनैलिटी की बात करने वाले कई लोग यह कहते हैं कि जिंदगी बस खाक में मिल जाती है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, आत्मा वात्मा को मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह व्याख्या पूरी है? क्या केवल भौतिकवाद से चेतना को समझा जा सकता है? आज हम विज्ञान के कुछ ऐसे शोध आपको बताएंगे और ऐसे कुछ वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर और किताबें आपको दिखाएंगे जिससे कि भौतिकवाद को चुनौती मिलती है। तो आइए इस शोध परक यात्रा पर हम लोग चलते हैं। प्रिय दर्शकों, पहले समझ लेते हैं ये भौतिकवाद क्या कहता है। भौतिकवाद क्या कहता है कि दिमाग में जो है कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं और न्यूरॉन के बीच में जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का फायरिंग होता है, बस उसी से चेतना आ जाती है। चेतना कोई बाहर से नहीं आती है, चेतना केवल जो है इन चीज़ों से आती है और बस इसी से जो है इस भौतिक चीज़ों के आधार पर जो है भौतिक प्रक्रियाओं के आधार पर जो है चेतना को समझा जा सकता है, व्याख्यायित किया जा सकता है। अगर आपको कोई कहे कि उसे भूत प्रेत दिख गया तो भी यहाँ पे भूत प्रेत या आत्मा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे बस इतना कहना है कि ठीक है, हम मानते हैं कि आपको भूत प्रेत दिखा होगा, लेकिन ये मानने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पे आत्मा थी। आपको बस ये समझ लेना चाहिए कि आपके मन का वहम है, हेलुसिनेशन है। तो भौतिकवाद के आधार पर ही दुनिया की सारी प्रक्रियाओं की व्याख्या हो सकती है, किसी आत्मा वात्मा को मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा भौतिकवादी कहते हैं। तो अब जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह व्याख्या पूरी है। क्या सचमुच में भौतिकवाद के आधार पर कॉन्शियसनेस को, चेतना को समझाया जा सकता है? और हम कुछ ऐसे दार्शनिकों के विचार आपके सामने रखते हैं और शोध आपके सामने रखते हैं जो इस भौतिकवाद को चुनौती देते हैं। तो सबसे पहला विचार हम आपके सामने रखते हैं डेविड चामज साहब का। ये साहब जो हैं वो एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं। इन्होंने फिलॉसफी ऑफ माइंड के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है और इन्होंने एक हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस की चर्चा की है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की देश विदेश में। ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या कहता है कि जो है हम लोग जो भी अनुभव करते हैं चेतना के, जो है इजी प्रॉब्लम को आसानी से हल किया जा सकता है। इजी प्रॉब्लम क्या है कि कैसे चेतना हुई, तो एफएमआरआई मशीन और ये आदि लगा करके हम लोग ये देख सकते हैं कि बाहर कुछ भी घटना घटी तो उसके आधार पर जो है वो, मान लीजिए आपने कोई दृश्य देखा तो दिमाग के किस हिस्से में जो है कहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स आया, तो इन सब के आधार पर जो है ये इजी प्रॉब्लम तो हल हो जाता है। लेकिन वो हार्ड प्रॉब्लम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर जो है यह नहीं समझा जा सकता कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जो अनुभव होता है वह क्यों होता है। देखिए, आप जब कोई वस्तु देखते हैं तो उसी वस्तु को देखिए, किसी को खुशी होती है, किसी को खराब लगता है। वो वही गोभी की सब्जी किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है। तो वो ये भौतिकवाद के आधार पर यह तो समझाया जा सकता है कि उसने जो गोभी की जो सब्जी देखी तो उसको देख करके कहाँ कहाँ दिमाग में कहाँ कहाँ इम्पल्स आया, यह तो व्याख्यायित किया जा सकता है। लेकिन उसको देख करके जो व्यक्तिगत अनुभव हुआ वह जो है व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसे व्याख्यायित नहीं किया जा सकता भौतिकवाद के आधार पर। यह हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है डेविड साहब के हिसाब से। आपने कोई लाल रंग देखा तो लाल रंग का जो है प्रकाश आपकी आंखों पे पड़ा, रेटिना पे पड़ा, ऐसा इसका ये प्रभाव हुआ, दिमाग में ऐसे इम्पल्स आए, ये प्रतिक्रियाएं हुई, ये सब तो समझा जा सकता है विज्ञान के आधार पर। लेकिन वो जो आपको जैसा लाल दिख रहा है, क्या मुझे भी वैसा लाल दिख रहा है और उससे मुझ में भी वैसे ही विचार आ रहे हैं जो आपके मन में आ रहे हैं, जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो रहा है इसे व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। ये डेविड साहब कहते हैं कि ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ये भौतिकवाद को चुनौती देता हुआ पहला दार्शनिक प्रश्न है। चलिए अब दूसरा प्रश्न खड़ा करते हैं थॉमस नेगेल साहब। ये थॉमस नेगेल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़े दार्शनिक है। इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा प्राप्त की है, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा प्राप्त की है और उन्होंने पीएचडी तो और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। ये बहुत ही बड़े दार्शनिक हैं। और यह भी जो है व्यक्तियों का जो यह विचार है कि बस इमर्जेंट प्रॉपर्टी से सब कुछ समझा जा सकता है, वो गलत है। देखिए, इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? उभरते हुए गुण। भौतिकवादियों का क्या कहना है कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दीजिए और कुछ एक विशेष तापमान पर उसे ले जाइए तो बस उससे H2O वाटर बन जाता है, जल बन जाता है उससे। तो जल में जो है गैस वाले गुण, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन जो है उसमें जो है जल वाले गुण नहीं है, तरलता नहीं है। लेकिन जल में H2O में जो है तरलता भी आ जाती है।
तो पर इसको कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। वो रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, बस उससे जो है एक नई उसमें जो है तरलता आ गई, वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। पहले तो नहीं था लेकिन अपने आप निकल गया। उसी तरह से दिमाग में भी कुछ तरह के रासायनिक प्रतिक्रिया होते हैं, उससे चेतना निकल आती है। इसमें कोई आत्मा-वात्मा को मानने की ज़रूरत नहीं है। केवल भौतिकवाद से जो है इस चेतना को समझा जा सकता है। ये भौतिकवादियों का आर्गुमेंट है। लेकिन थॉमस नेगल साहब कहते हैं नहीं, नहीं, वो इररेड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं। वो कहते हैं ना, 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 ऐसे नहीं समझा जा सकता है। थॉमस नेगल साहब का कहना है कि ना, 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 इस इमर्जेंट प्रॉपर्टी से तो बिहेवियर को समझा जा सकता है, लेकिन जो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो हो रहा है उसको नहीं समझा जा सकता है। इससे जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी की हमने बात की, उससे ये सब तो समझा जा सकता है कि बाहर में आपका बिहेवियर कैसा हो रहा है और कैसे-कैसे दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन भीतर में जो आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, वह उस पर इससे प्रकाश नहीं पड़ता। तो ये थॉमस नेगल साहब की एक बहुत प्रसिद्ध लेख है, व्हाट इट इज़ लाइक टू बी अ बैट, अर्थात चमगादड़ बने रहना कैसा होता है। उन्होंने इस लेख में यह कहा है कि आप बहुत वैज्ञानिक शोध करके यह पता लगा सकते हैं कि वो उल्टा कैसे खड़ा रहता है, उसको दिन में कैसे नहीं दिखता है, रात में कैसे दिखता है, ये सब बहुत वैज्ञानिक शोध करके आप पता लगा सकते हैं। उसके शरीर से आप किस प्रकार की एक सोनार एक ध्वनि आती है, एक विशेष फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकलती है, जिससे वो यह पता लगा लेते हैं अंधेरे में कि कितने दूर पे कौन-सा चीज़ है। तो ये सब चीज़ तो आप उसको पढ़ के ये कर सकते हैं कि शोध पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन उस चमगादड़ को भीतर ही भीतर कैसा अनुभव हो रहा है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, वह नहीं समझ सकते हैं। तो ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी की बात जो की जाती है, वो भौतिकवादी जो कहते हैं उससे समझा जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, थॉमस नेगल साहब का कहना है। तो इससे भी जो है भौतिकवाद को जो है चुनौती मिलती है। चलिए इसी बात पे हम आपको एक तीसरे तर्क की ओर ले चलते हैं। तीसरा प्रमाण जो है हमें न्यूरोसाइंस से मिलता है। भौतिकवादियों का क्या कहना है कि बस दिमाग में प्रतिक्रिया हुई, उससे बस समझा जा सकता है। न्यूरॉन के बीच में फायरिंग हुआ, इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकला, उससे चेतना को समझा जा सकता है। लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं ना, 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 ऐसा नहीं है, उससे जो है सब कुछ समझा नहीं जा सकता है। देखिए चेतना इन सब बातों में 2 बातें समझने की है, एक कोरिलेशन और एक कॉजेशन की बात है। कोरिलेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी घड़ी में 5 शाम के 5 बजे हैं, तो आपकी घड़ी में भी 5 बजा, मेरे घड़ी में भी 5 बजा। लेकिन क्या आपकी घड़ी में 5 बजने की वजह से मेरे घड़ी में 5 बज रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम दोनों का घड़ी कोरिलेटेड है। आपके घड़ी में 5 बजेगा तो मेरी भी घड़ी में 5 बज जाएगा, लेकिन वो कोरिलेटेड है, वो कॉजेटेड नहीं है। आपकी वजह से आपकी घड़ी के 5 बजने की वजह से मेरी घड़ी में 5 नहीं बज रहा है। 5 बज चुके हैं, इसलिए वो जो है मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपकी घड़ी में भी 5 बज जाता है, मेरी घड़ी में भी 5 बज जाता है। तो ये जो दिमाग में प्रतिक्रियाएँ वगैरह जो होती हैं, उससे और हम लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है उसके बीच में कोरिलेशन है। लेकिन दिमाग की प्रतिक्रियाओं की वजह से ही ये चीज़ कॉज़ हो जाता है, ये स्पष्ट नहीं है। उदाहरण स्वरूप एक जो आप कह रहे हैं कि न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिक इम्पल्स बस फायर होता है, बस उसी से अनुभव हो जाता है। तो आप बताना चाहिए कि एक इम्पल्स फायर हुआ तो उससे हमें टेस्ट आ जाता है, दूसरे तरह का इम्पल्स फायर हुआ तो उससे लाल रंग दिख जाता है। तो एक तरह से कुछ हो जाता है, उससे कुछ हो जाता है। ये कैसे? इसको जो है न्यूरोसाइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो ये पहला गैप है। कुछ और गैप्स हैं जो न्यूरोसाइंस हमें बताता है। दूसरा गैप न्यूरोसाइंस का हमें पता चलता है, जो लोग कोमा आदि के स्टेट में जा चुके हैं, उनके दिमाग के अध्ययन से। देखिए ये एड्रियन ओवेन साहब हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर तो हैं, ये न्यूरो साइंटिस्ट भी है। तो इन्होंने एक ऐसा शोध किया था जिसने दुनिया में जो है चेतना को देखने का जो लोगों का नज़रिया था उसको हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया। वो कोमा में गए हुए और वेजिटेटिव स्टेट में गए हुए लोगों पर शोध कर रहे थे। तो उन्होंने और एफएमआरआई मशीन आदि लगा करके उन्होंने ये देखा कि दिमाग में इम्पल्स वगैरह कब चल रहा है, न्यूरॉन वगैरह कब कहाँ कैसे फायर हो रहे हैं, इन सब चीज़ पर उन्होंने बहुत विस्तृत शोध किया। और उन्होंने पाया कि कई बार जो है कोमा में जो पेशेंट गया हुआ है, उसके दिमाग में कई बार फायरिंग वगैरह तो हो रहा है, लेकिन उसके बाहर के शरीर में जो है हरकत नहीं हो रही है। तो इससे सिद्ध हुआ कि सिर्फ़ ये कह देना कि बस दिमाग में न्यूरॉन होता है, उससे फायरिंग हो जाती है, उससे चेतना आ जाता है, यह कहना जो है गलत है, क्योंकि वो कोमा में गए हुए पेशेंट में भी तो वो हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी है जिसकी वजह से जो है वहाँ पे वैसा नहीं हो पा रहा है। एड्रियन ओवेन साहब का जो है योग प्रयोग जो है बहुत ही उन्हें ख्यातियों पर ले गया और शायद उन्होंने इस पर कुछ किताबें भी लिखी हैं जो अपने समय में बेस्ट सेलर हुई थी। तो यह जो है एक दूसरा गैप है कि न्यूरोसाइंस जो है ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर पाता है कि इस तरह से क्यों फ्लिकरिंग हो रहा है दिमाग में कॉन्शियसनेस का। तीसरा गैप जो है न्यूरोसाइंस में वो है मेमोरीज़। देखिए कोई घटना घटी, ठीक है ना? मान लीजिए आपको किसी ने गाली दे दिया, उसी घटना को आपने अनुभव किया और किसी दूसरे व्यक्ति ने भी उसी घटना को देखा। मेमोरी में आपके भी वो चीज़ स्टोर हो गया और दूसरे आदमी की में भी मेमोरी में स्टोर हो गया।
लेकिन आप जो है 4 दिन बाद उस घटना को याद करेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा उस घटना को याद करके। लेकिन दूसरे आदमी को जो है गुस्सा नहीं आएगा, उसको तो हो सकता है खुशी हो कि अच्छा हुआ, जो आपका मान लीजिए वो कोई शत्रु रहा हो, तो वो तो देख कर के बहुत खुश होगा, उस बात को याद करके बहुत खुश हुआ किसी ने आपको गाली दी। तो न्यूरोसाइंस जो है, यह चीज़ मेमोरी और कॉन्शियसनेस के बीच में यह संबंध बता पाने में असमर्थ है कि मेमोरी जो है सबके दिमाग में उसी तरह से स्टोर हो रहा है, तो उससे जो है सब्जेक्टिव जो है कॉन्शियसनेस आता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो होता है, सब्जेक्टिव गुस्सा जो आता है या सब्जेक्टिव खुशी जो आती है, हर व्यक्ति में अलग-अलग क्यों आ रही है? अगर सिर्फ़ मेमोरी से सब कुछ हो जाता तो हर व्यक्ति में जो है वैसा ही आता कॉन्शियसनेस, लेकिन वैसा नहीं आता है। तो यह भी जो है न्यूरोसाइंस का एक गैप है, जिसे मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट जो है अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। चलिए, अब जो चौथा गैप हम बताने जा रहे हैं न्यूरोसाइंस में, वो तो आपको बहुत ही हैरान कर देगा। देखिए, ये जो है चौथा जो गैप हम बताने जा रहे हैं, वो माइकल गैज़ेनिगा साहब का जो है एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। देखिए, ये जो है एक न्यूरोसाइंटिस्ट थे, डॉक्टर भी थे, अभी भी शायद हैं। तो वो जो है दिमाग पर जो है बहुत सारे शोध कर रहे थे और उन्होंने पाया कि लेफ्ट हेमिस्फीयर है और राइट हेमिस्फीयर है। दिमाग 2 भागों में बँटा हुआ है, लेकिन वो दोनों जो है बीच में कॉर्पस कैलोसम नामक चीज़ से जो है जुड़ा हुआ है। अगर वो बीच का जो है कॉर्पस कैलोसम जो है निकाल दीजिए आप, तो आदमी मरता नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो है ना 2 व्यक्तियों की तरह जो है बिहेव करने लगता है। क्योंकि उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर में और राइट हेमिस्फीयर में जो कनेक्शन था, वह टूट जाता है। तो उन्होंने पाया कि जब इस तरह का एक ऑपरेशन कर दिया जाता है तो व्यक्ति अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। दोनों दिमाग में जो है कनेक्शन टूट जाता है, इसकी वजह से वो 2 व्यक्तियों की तरह बिहेव करने लगता है। तो भौतिकवाद के आधार पर तो इससे ये लगता है कि आदमी के भीतर जो है 2 चेतनाएँ हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा बिहेव करने लगता है कि एक हाथ से दरवाज़ा बंद करने लगेगा और दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोलने लगेगा। एक हाथ से बटन लगाने लगेगा और दूसरे हाथ से बटन खोलने लगेगा। तो वह इससे यह पता चलता है, अगर भौतिकवाद सिर्फ़ सही रहता तो इससे यह सिद्ध होता कि क्या कहते हैं, आदमी के भीतर जो है 2 चेतनाएँ हैं। लेकिन हर व्यक्ति को यही लगता है कि वह एक है, वो कहता है मैं हूँ। चाहे उसका वो कटा हो, चाहे नहीं कटा हो, हर व्यक्ति को यही लगता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ। ठीक है ना? तो उन्होंने इस पर कई सारी पुस्तकें लिखी। उनकी एक पुस्तक आती है, हू इज़ इन चार्ज। ये इंचार्ज कौन है? कौन है जो अपने आप को आई कह रहा है जी? बताइए कौन इंचार्ज है इस चेतनाओं का? तो भौतिकवाद यहाँ पे भी जो है असफल रह जाता है व्याख्यायित करने में कि आदमी जो है 2 अपने आप को क्यों नहीं महसूस करता है? क्योंकि भौतिकवाद के हिसाब से तो 2 आदमी, 2 चेतनाएँ हैं शरीर में। लेकिन कोई न कोई एक ऐसा चेतना, सुपर चेतना है जो इन दोनों को जो है यूनिफ़ाई करके रखा रहता है और कॉर्पस कैलोसम के काट देने की वजह से जो है उसमें जो है कुछ समस्याएँ आने लगती है, लेकिन फिर भी उसे लगता तो यही है उस व्यक्ति को कि मैं एक ही व्यक्ति हूँ। इसको कहते हैं बाइंडिंग प्रॉब्लम। देखिए, बाइंडिंग प्रॉब्लम में क्या मतलब होता है, कोई भी वस्तु जो है आप देखते हैं, मान लीजिए कि एक लाल वस्तु जो है उड़ते हुए आ रही है आपकी ओर, कोई बॉल फेंका जा रहा है, तो उसमें आपको लालिमा भी दिख रही है, एक गोलापन भी दिख रहा है, उसमें गति भी दिख रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है, अगर उसमें आवाज़ वगैरह है तो वो भी साथ में सुनाई दे रहा है। तो आप ये सब चीज़ जोड़ करके एक साथ देख पाते हैं, एक साथ अनुभव कर पाते हैं। तो इन सारे अलग-अलग जो अनुभव हो रहे हैं, दृश्य में, आकार में, उसके वेग में, उसकी आवाज़ में, तो ये सब जो है अलग-अलग चीज़ जो है एक यूनिफ़ाई कैसे हो जाता है? इसे न्यूरोसाइंटिस्ट लोग अभी तक हल नहीं कर पाए हैं कि ये ऐसा क्या चीज़ है जो इन सब चीज़ को जो है सारे चेतनाओं को, सारे अनुभवों को जो है यूनिफ़ाई कर देता है। इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में कहते हैं बाइंडिंग प्रॉब्लम। तो माइकल गैज़ेनिगा साहब जो हैं इसी बाइंडिंग प्रॉब्लम को ये कहते हैं और कहते हैं कि जो है न्यूरोसाइंस जो है अभी तक इस बात को हल नहीं कर पाया है कि इंचार्ज कौन है और कौन इस तरह से बाइंड कर रहा है हमारे अनुभवों को। तो इसलिए भी यहाँ भी भौतिकवाद जो है फेल हो जाता है। तो ये हमने आपको न्यूरोसाइंस के कुछ गैप्स बताए हैं आपको। चलिए, इसी बात पर हम भौतिकवाद को चुनौती देता हुआ अगला आक्षेप हम आपको सुनाते हैं। यह आता है क्वांटम कॉन्शियसनेस से। देखिए, इस क्षेत्र में जो है 2 वैज्ञानिक ने, जो डॉक्टर भी हैं और न्यूरोसाइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने इस पर बहुत शोध किया है। इनका नाम है रॉजर पेनरोस और स्टुअर्ट हैमेरॉफ। ये दोनों बहुत बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। इनके कुछ वीडियो जो है आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी मिल जाएँगे। तो इन्होंने क्वांटम कॉन्शियसनेस की बात की है। क्या क्वांटम कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो वो क्या कहते हैं कि देखिए, जैसे क्वांटम फिज़िक्स जैसे-जैसे विकसित हो रहा है, तो उसमें कई सारे नई बातें पता चली है। उसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या कहता है कि यहाँ का एक पार्टिकल है, वो दूर के किसी पार्टिकल को जो है प्रभावित कर देता है। कैसे करता है पता ही नहीं, क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से ऐसा हो जाता है जी। तो जब एक पदार्थ पर जो है, एक पार्टिकल पर जो है, एक दूर का जो है पार्टिकल प्रभाव डाल पाता है, तो चेतना पर ऐसा असर नहीं होता होगा? तो उन्होंने इसके लिए ऑर का जो है सिद्धांत दिया है। ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन का सिद्धांत उन्होंने दिया है। उनका क्या कहना है कि ये जो भौतिकवादी आपको कहते हैं बस न्यूरॉन में फायरिंग हुई, इससे चेतना आ गई, वो बात गलत है।
चेतना का एक बाह्य आधार होना चाहिए। बाहर से जो है चेतना जो है हमारे भीतर जो है हमारे ऊपर जो है इफ़ेक्ट डालती है। कैसे? उन्होंने क्या पाया, उन्होंने क्वांटम कॉन्शियसनेस की बात की है। उनका क्या कहना है कि ये जो है न्यूरॉन से फायर हो जाता है, उसी से चेतना आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। न्यूरॉन के भीतर कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं और उसमें जो है कुछ क्वांटम प्रोसेस वगैरह चलते रहते हैं, जिसको कि ऑब्जेक्टिव रिडक्शन कहा जाता है। बस वो हमेशा चलते रहते हैं और जो कि बाहर की वजह से प्रभावित हो रहा है, तो वो चलते रहते हैं। इसीलिए जो है सिर्फ़ ये कह देना कि ब्रेन के जो है फ़ंक्शन से जो है ब्रेन में जो है केमिकल रिएक्शन होता है और न्यूरॉन की फायरिंग होती है, उससे चेतना आ जाता है, ये भौतिकवादी की बात जो है गलत है। ये जो है बहुत ही विवादास्पद, ये क्वांटम कॉन्शियसनेस की जो बात है कि एक चेतना का जो है बाहरी आधार होना चाहिए, बाहर से चेतना आ रही है, क्वांटम प्रोसेस सारी दुनिया में चल रहा है, तो बाहर से जो है हमें चेतना मिल रही है। ये बात ही बहुत ही विवादास्पद है, कई सारे लोग इसे नहीं भी मानते हैं, लेकिन चलिए 2 विद्वान, 2 न्यूरो साइंटिस्ट तो मानते हैं ना जी। विज्ञान के कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें बहुत विवाद है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी है, इवोल्यूशन की थ्योरी है, इसमें जो है बहुत सारे विद्वानों में बहुत विवाद है। तो ये तो ऐसे ही होता है, लेकिन चलिए ये 2 मनोवैज्ञानिक, 2 न्यूरो साइंटिस्ट जब ऐसा कह रहे हैं, 2 डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं, तो ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या केवल भौतिकवाद से ही चेतना को समझा जा सकता है? नहीं, ये निर्विवाद रूप से नहीं कहा जा सकता है कि केवल भौतिकवाद से समझा जा सकता है, आत्मा-फात्मा आदि को कुछ मानने की तो ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, भौतिकवाद को अगली चुनौती मिलती है एआई की वजह से। देखिए, इस क्षेत्र में जो है जॉन सर्ल साहब जो हैं फिलॉसफी ऑफ माइंड के बहुत बड़े प्रोफ़ेसर हैं, उनके बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह भी आते हैं और उन्होंने चाइनीज़ रूम एक्सपेरिमेंट, एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था। उनका कहना है कि मशीन जो है कभी भी चेतन नहीं हो सकता है। अगर केवल भौतिकवाद से समझा जा सकता तो मशीन भी चेतन हो जाता, एआई वगैरह सिखा दीजिए, तो मशीन भी, कंप्यूटर भी चेतन हो जाता। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो जाए, मशीन एआई कितना ही लगा क्यों नहीं दिया जाए, उसको अगर आप लेख लिखने के लिए कहिए कि भीगा क्या कहते हैं बारिश वगैरह पे, तो वो बहुत कुछ कर देगा। उसपे हो सकता है आपको कविता भी बना दे एआई जो है, उसपे जो है भीगा होने के बारे में लंबा-चौड़ा व्याख्यान दे दे। वो यह भी कह सकता है कि मैं भीगा हुआ हूँ, मौसम भीगा-भीगा पता नहीं क्या-क्या बोल दे। लेकिन वो भीगा होने का क्या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मशीन नहीं समझ सकता। चाइनीज़ रूम एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने जब दिया था बहुत साल पहले, तो इस पर बहुत लोगों ने बहुत आश्चर्य प्रकट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि एक कमरे में जो है कोई एक आदमी बैठा हुआ है। उसे चाइनीज़ तो नहीं समझ में आता, लेकिन उसका बस एक ही काम है। उसके पास एक आपने पुस्तिका दे दी है कि इसमें बताया है कि कोई आदमी ये इनपुट दे तो आपको क्या आउटपुट देना है। तो बस आप इधर से कोई कमरे के बाहर से जो है कागज़ अंदर भेज देता है, जिसमें एक चाइनीज़ अक्षर लिखा रहता है, उसके जवाब में वो कुछ आउटपुट दे देता है। तो कुछ-कुछ इनपुट दिया जाता है, वो आउटपुट देते चला जाता है। उस व्यक्ति को तो चाइनीज़ नहीं समझ में आती है, लेकिन चूँकि उसके पास वो पूरा रूल बुक है जिसके आधार पर जो है क्या आउटपुट देना है वो बता देता है। उसी तरह से उनका कहना है कि मशीन भी है। कितना भी उसको ये समझा दीजिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कितना भी वो प्रगति क्यों ना कर जाए, वो चेतन नहीं हो सकता। अगर केवल भौतिकवाद से ही चेतना को समझा जा सकता, तब तो वो मशीन जो है चेतन हो जाना चाहिए, लेकिन वो न हो सका है। जॉन सर्ल साहब का कहना है कि कभी हो भी नहीं सकेगा। इसलिए भी जो है भौतिकवाद से जो है चेतना को नहीं समझा जा सकता। चलिए अगली और आखिरी चुनौती हम देते हैं इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस के आधार पर। एनडी उसको कहते हैं। दुनिया के कई सारे लोगों में, कई सारे देशों में और कई सारे लोगों ने, हर क्षेत्र से, हर विश्वास, हर मान्यता वाले कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में कहा है। और ये कई सारे ऐसे प्रयोग बताते हैं कि कई लोग जो हैं क्लिनिकली डेड हो गए। लेकिन फिर भी जो है उसके बाद भी उन्होंने जो है कुछ थोड़ी देर के बाद वो जीवित होके लौट आए, वो बच गए। और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि उस समय जो है वो उन्होंने एक टनल देखा, उसमें प्रकाश देखा और वो जो है कई लोगों ने तो यह भी देखा कि वहाँ पे कोई जो है उन्होंने उनके पूर्वज वगैरह मर गए थे, कोई रिश्तेदार मर गए थे, उनसे उन्होंने बातचीत की और फिर जो है उन्होंने ये भी देखा कि वो कमरे में तैर रहे थे, कैसे-कैसे उनका ऑपरेशन चल रहा था। ये सब भी उन्होंने देखा। जब वो लोग होश में आए तो उन्होंने अपने इस अनुभवों को साझा किया। भौतिकवादी क्या कहता है, ना, 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 आदमी हो सकता है बेहोश में चला गया, बेहोश हो गया हो, लेकिन ये जब है दिमाग जो है आदमी को बहुत कुछ दिखाते रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया है। इस विषय में खास करके जेफरी लॉन्ग साहब जो हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध एक डॉक्टर हैं। इनका यह रिसर्च पेपर आप देख रहे होंगे और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है नियर डेथ एक्सपीरियंस के साइंस पे। और उन्होंने यह सिद्ध किया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है जी, कई सारे अपने केसेस के आधार पर, जीवन भर के शोधों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। और ये कह देना कि दिमाग जो है लोगों को इस तरह से दिखा देता है, वो बात गलत है।
तो इस पर जो है उन्होंने ये सारी पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने ये कहा है कि कई बार जो है जब क्लिनिकली डेड रहता है तो ये दिखाता है, एफएमआरआई या ये सब ये दिखाता है कि उसके दिमाग में कोई गतिविधि नहीं हो रही है। तो ये कहना कि दिमाग ने उसको टनल दिखा दिया और प्रकाश दिखा दिया और ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, ये कहना एकदम गलत है। इस पर जो है एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, सर्वाइविंग डेथ, उसमें कई सारे लोगों के केस भी दिखाए गए हैं, वो आपको अवश्य देखना चाहिए। ये माइकल सैबॉम साहब का जो है किताब लिखा हुआ हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी एक डॉक्टर है, न्यूरो साइंटिस्ट है। उन्होंने एक पैम रेनॉल्ड्स का जो है केस डॉक्यूमेंट किया हुआ है, जिसमें उसने ये बताया है कि उन्होंने ये बताया है कि उसका जब ब्रेन की सर्जरी चल रही थी तो उसका दिमाग जो है क्लिनिकली डेड हो चुका था, और फिर भी उसने जो है जब वो होश में आई तो उसने बताया कि अरे, उसने सब कुछ ठीक ठीक बताया कि यहाँ पे वो खड़ा था, यहाँ पे वो खड़ा था। उसने ये बताया कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं उस कमरे में तैर रही हूँ और मैंने वो सारी चीज़ें देखी कि कैसे कौन किस तरह से मेरा जो है ऑपरेशन कर रहा है। तो इसलिए भी यह कहना कि केवल दिमाग से जो है चेतना को समझा जा सकता है, वह बात बिल्कुल गलत है। जिन्होंने भी एनडी का एक्सपीरियंस किया है, सारी दुनिया में अनेकों सैकड़ों हजारों इसके केस हो चुके हैं, पता नहीं कितने केस हुए हैं तो मुझे नहीं पता, मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं पढ़ा है, लेकिन उन लोगों में एक कॉमन बात दिखाई पड़ती है कि जिनके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने वापस आने के बाद जो है उनका जीवन बहुत ही धार्मिक जीवन बन गया और उन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस अगला तर्क है जिसकी वजह से जो है भौतिकवाद को चुनौती मिलती है। तो इसलिए यह कहना कि केवल दिमाग की प्रतिक्रियाओं के आधार पर और वो जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है उसके आधार पर जो है चेतना को समझा जा सकता है, यह बात वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती, यह बात विवादास्पद है। इसलिए यह कहना कि ये मान लेना कि केवल भौतिकवाद से सब कुछ समझा जा सकता है, वही साइंटिफिक थिंकिंग है, वही साइंटिफिक टेम्पर है, वही रैशनैलिटी है, यह बात नहीं कही जा सकती, ये केवल एक हठधर्मिता कही जा सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब भौतिकवाद से जो है इसको नहीं समझा जा सकता तो फिर क्या हमें किसी और दिशा में शोध करना चाहिए, किसी और दिशा में विचार करना चाहिए? तो किस दिशा में विचार करना चाहिए, इस पर वैज्ञानिकों का क्या मत है? इसके लिए इंतजार करें हमारे अगले एपिसोड का, जिसमें हम एक नए द्वार से आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे, जो भौतिकवाद का जो है एक विकल्प आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो प्रिय दर्शकों, आत्मा की खोज पर इस दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक श्रृंखला में हमारे साथ बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।